चलिए, तो एनाफेज 1 कंप्लीट था क्रोमेटिड के साथ क्रोमोजोम, यानी कि डबल क्रोमेटिड स्टेज में ही क्रोमोजोम किनारे पे पहुंच चुके थे। अब उसका क्या होगा, डीकंडेंसेशन होगा। डीकंडेंसेशन का बात आप जानते ही हो कि वो धागे बन जाएंगे। ये देखो धागे बन गए, इधर भी वो धागे बन गए, देखो ठीक है। वही धागा आगे पहुंच जाएगा जब सेल डिवाइड होएगा। ब्लू वाला भी धागा यहाँ पे देखो ऐसे, अब वो धागे क्लस्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। वो धागे क्लस्टर्स बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक चीज लिखा है एनसीईआरटी में, एक लाइन लिखा है, उस लाइन का पहले मैं मतलब समझा देता हूँ, फिर वो लाइन एज इट इज पढ़ के बता दूंगा। एक बात बताओ, अभी सेल टीलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस 1 करेगा, फिर उसके बाद सेल तो अगेन इंटरफेज में जाएगा ना, इंटरकाइनेसिस बोलो, वहां एस फेज नहीं होगा, जीवन जी2 होगा ना। और जीवन जी2 के बाद फिर से प्रोफेज 2 आएगा ना, कंडेंसेशन तो फिर स्टार्ट होगा। कई बार सेल क्या करता है, यहाँ पे अपने मटेरियल को वो अच्छे से डिकंडेंस नहीं करता, क्योंकि सेल होशियार है, उसको पता है हमको दोबारा से पैकेजिंग करना ही है। तो कई बार कई केसेस में टीलोफेज 1 के दौरान डीकंडेंसेशन प्रॉपर्ली नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सेल को म्योसिस 2 तो करना ही है ना। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दीजिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने से क्या होगा, कंटेंट आपका अलग हो जाएगा। तो कई बार टीलोफेज 1 में ये चीज देखने को मिलता है कि जो मटेरियल है क्रोमोसोमल मटेरियल, वो अच्छे से डिकंडेंस नहीं होता है। यही लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, मैं एज इट इज लाइन पढ़ के बता देता हूँ उस लाइन का मतलब क्या है। टीलोफेज 1 में लिखा होगा लाइन, ये लिखा है, देखिए लाइन, ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब फैलाव। पहले पहले क्या होता, कंडेंस्ड हुआ था, अब क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, मतलब डीकंडेंस हो रहा है, जबकि वो कई केसेस में जाता है। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या, ये पूरा मतलब डीएनए जो कंडेंस्ड हुआ था इस तरीके से एकदम ये बना था, वो खुल के पूरा धागा बन जाए इस तरीके से। तो लिखा है लाइन, ये देखिए, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। एक्सटेंड मतलब खुल जाना, एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेस में जब आप न्यूक्लियस को देखोगे तो उस टाइम आपको धागा ही मिलेगा ना, जाल बना के। तो कई केसेस में वो जाल नहीं बनता। टीलोफेज 1 के दौरान की बात हो रही है, माइटोसिस में तो होना ही होना है। टीलोफेज 1, 2 की भी नहीं, 2 में भी ये बात सही नहीं है। ये सेम लाइन आ जाएगा और बोल देंगे लाइन किस फेज के लिए सही है, तो ये लाइन केवल और केवल टीलोफेज 1 के लिए सही है, क्योंकि टीलोफेज 2 में तो डिकंडेंस करना ही पड़ेगा, सेल फिर बन जाएगा डाउटर सेल, करना ही पड़ेगा। माइटोसिस में भी करना ही पड़ेगा। केवल ये बात मियोसिस 1 में, टीलोफेज 1 में अगर डिकंडेंस नहीं भी हुआ कई केसेस में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल को दोबारा कंडेंस करना ही है, तो दोबारा डिकंडेंस नहीं भी होता है। इंटरफेज न्यूक्लियस का मतलब क्या, सेल के पास धागा होगा जाल के फॉर्म में, तो वो चीज नहीं होता है। बोलो बात क्लियर है सभी को, हाथ खड़ा करो, ये बात जो अभी मैंने बोला। चलो इसके बाद सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे गए थे, सेंट्रियोल तो है, लेकिन स्पिंडल फाइबर क्या हो गए, लगभग लगभग डीजनरेट हो गए, ठीक है। अब ये अच्छा, सारे सेल ऑर्गेनिक लगभग लगभग आपको आते हुए दिखेंगे, ये देखो। अच्छा ये क्या, अपियरिंग रीअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको डैश डैश से दिखाओ। ये रीअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ध्यान रहे, ये रीअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ध्यान रहे। और इसी से क्या बन रहा है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह भी बन रहा है, गोल्जी बॉडी भी बन रहा है, इधर इधर भी बन रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बन रहा है, गोल्जी बॉडी भी बन रहा है, लाइजोसोम, सब कुछ, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ डिवाइड कर जाएगा बाइनरी फ्यूजन से। माइटोकॉन्ड्रिया एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है। सेंट्रियोल इधर है ही सही, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक इधर आ गया, डिवाइड करके माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करता, बताऊंगा आगे। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये जितना कुछ आपको दिख रहा है, ये सब रीअपियरिंग है, ये देखिए रीअपियरिंग है, इसको डैश डैश से दिखाइए। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर दिया, तो उसमें डैश डैश से नहीं दिखाते हैं, कैसे करता है मैं बता दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप क्या बोलेंगे। अच्छा न्यूक्लियोलस भी आता हुआ दिख रहा होगा, ये देखो धब्बा धब्बा मैं दिखा देता हूँ, न्यूक्लियोलस भी आता हुआ दिख रहा होगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर। तो इस टीलोफेज में सब कुछ वैसे ही होगा टीलोफेज 1 में जैसे वहां होता था, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर मैं लेवलिंग करना चाहूँ तो लोग खटाखट में कर देता हूँ। रीअपियरिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, रीअपियरिंग, रीअपियरिंग न्यूक्लियोलस, ये रहा, ठीक है। इसके बाद आप क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। री फॉर्मिंग, रीफॉर्मिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीफॉर्मिंग या रीअपियरिंग भी कर सकते हो, रीफॉर्मिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
ठीक है, ये रहा। और इन सब के बारे में आप एक साथ मैं लिख देता हूँ लाइनिंग, आप अगर अलग से लिखना चाहो नोट्स में तो लिख लेना। ठीक है, रीजेनरेटिंग सेल ऑर्गेनली, रीजेनरेटिंग सेल ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली, ये इधर भी होंगे। ठीक है, अब वही बात कि अगर ये प्लांट सेल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे फ्लेग्मोप्लास्ट बनने लगेगा। कैसे, गोल्जी वेसिकल्स, ईआर वेसिकल और डीजनरेटिंग स्पिंडल फाइबर फ्लेग्मोप्लास्ट। लेकिन मैंने माना कि एनिमल सेल है, तो मैंने कहा है एनाफेज लास्ट में, एनाफेज 1 के लास्ट में ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, ये बीच से फरो दिखाना स्टार्ट कर देगा। और टीलोफेज 1 में तो ये चीज आपको बहुत क्लियरिटी के साथ दिखेगी। ये क्या होता है यार, बहुत क्लियरिटी के साथ दिखेगी। ठीक है, ऐसे ये देखिए डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बन रहा है सेंट्रीफ्यूगल मैनर में, सेंट्रीपिटल सॉरी, सेंट्रीपिटल। और ये क्या है, रिंग है, वही कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गए फिर से, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन के उसको यहां तक ले आए। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है ये तो। ठीक है, आप इसके बारे में क्या लिखोगे, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है। तो एक ही डायग्राम में आपको टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1 दोनों दिख रहा है। अब समझना, यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिलेगा आपको, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1 का कॉमन डायग्राम के दौरान वो टीलोफेज 1 के बारे में लिखता क्या है, सुनेगा ध्यान से, डायआड ऑफ सेल। अब आप बोलोगे सर डायड का मतलब, तो आप बोले थे कि एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड होते हैं उसको एक साथ डायड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। केवल मैं डायड बोलूं ना, केवल मैं डायड बोलूं तो इसका मतलब होता है एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड। क्लियर, केवल मैं डायड बोला, डायड मतलब क्या, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड। लेकिन मैं बोलूं डायड ऑफ सेल, हूबहू 2 सेल एक जगह और जुड़े हुए। देखो ये सेल अभी अलग नहीं हुए, हो रहे हैं, मतलब हूबहू 2 सेल बन गए ना यार। ये बस रिंग एक दूसरे को सटाएगा, 2 सेल बन जाएंगे, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ, टीलोफेज साइटोकाइनेसिस एक साथ चल ही रहा है, तो उस समय इस सेल को बोला जाता है डायआड ऑफ सेल। इस पूरी सेल को बोलते हैं डायआड ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे एक सेल ये एक सेल ये हूबहू एक जैसा 2 सेल दिख रहा है। तो यहाँ पे भी क्रोमेटिड क्या था, हूबहू। तो केवल डायआड बोले, ध्यान रहे, केवल डायआड बोले तो अंडरस्टूड है, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड। डायआड ऑफ सेल जब तक नहीं बोले तब तक आप ये मत समझना कि हम टीलोफेज की बात कर रहे हैं। डायआड ऑफ सेल बोल दे तब समझ लेना कि मैं हूबहू 2 सेल की बात कर रहा हूं जो अभी कनेक्टेड है। ये बात कितने को क्लियर हो गया, यहाँ खड़ा कीजिए। चलिए, तो ये डायड ऑफ सेल, अब वही बात है साइटोकाइनेसिस होगा। अच्छा एक बात बताइए, सेल आपका टीलोफेज 1 में कैसा आया था, 2n इज टू 46 और अमाउंट 4c अमाउंट ऑफ डीएनए। तो टीलोफेज के दौरान तो वही रहेगा, ध्यान रहे, टीलोफेज के दौरान तो यही रहेगा। क्या, इधर होगा आपका 2, इधर होगा आपका n, n आ जाएगा इधर, 23 क्रोमोसोम इधर आया, n इज टू 23 इधर आ जाएगा और 2c इधर आ जाएगा, क्योंकि 23 में 2c अमाउंट ऑफ डीएनए होगा। और इधर एन, क्योंकि हर डीएनए में मतलब कि दो दो, हर क्रोमोसोम में 2 2 डीएनए है ना, डबल हुआ था इस फेज में। इधर एन हिसाब किताब कल भी करेंगे, एन इज टू 23 और 2c इधर आ गया। एक सेल के अंदर, इन अ सेल, इन सेल, सेल के अंदर ये कहानी है। और एट पोल, एट पोल ये कहानी है, एट पोल ये कहानी है। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा साइटोकाइनेसिस, तो मतलब आप क्या समझोगे, सेल डिवाइड कर चुकी है। तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं तो टीलोफेज ही मानते हैं, क्योंकि दोनों लगभग साथ ही साथ खत्म होते हैं। लेकिन साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए जैसे साइटोकाइनेसिस में बोलूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इन अ सेल, इन अ सेल। आंसर 2n नहीं n, n इक्वल टू 23 एंड c अमाउंट ऑफ डीएनए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, n इक्वल टू, अच्छा 2c अमाउंट, सॉरी, n इक्वल टू 23 और यहाँ भी क्या लिखोगे, n इक्वल टू 23 और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए, 2c अमाउंट ऑफ डीएनए। और यही दोनों क्या है, डाउटर सेल है। यही दोनों क्या है, मियोसिस का डाउटर सेल है, डाउटर सेल है मियोसिस 1 का, डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1।
डाउटर सेल ऑफ मियोसिस 1 का अंत में पहुंच गया। सारे सेल ऑर्गेनेल यहाँ पे आपको बने हुए दिखेंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दिखेगा, गोल्जी बॉडी दिखेगा, ये सब कुछ आपका टेलोफेज 1 में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करके दोनों को एक एक को दे ही दिया गया है। ये देखिए दोनों को दिया गया है एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ दिखेगा आपको। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेटेड दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे आप क्या, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, सेपरेट दिखेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इस दौरान आप यहीं से क्या बोलने लगते हो कि ये क्या है, क्रोमेटिन क्लस्टर्स है। इसके बारे में क्या बोलने लगते हो, क्रोमेटिन क्लस्टर्स बोलते हो, क्रोमेटिन क्लस्टर्स। और यहीं पे ब्रैकेट में वो एनसीईआरटी की कंप्लीट लाइन लिख लेना, एनसीईआरटी लाइन जो मैंने बोला है खोज के लिख लेना, एनसीईआरटी लाइन। अरे क्या हो रहा है यार, एनसीईआरटी लाइन। और वो पेज नंबर कितना पे मैं बता देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बात ध्यान रहना चाहिए, वो लाइन आ जाएगा एग्जाम में, वो लाइन आ जाएगा एग्जाम में। टेलोफेज 1 में लिखा होगा लाइन, पेज नंबर 169 पे टेलोफेज 1 में लाइन लिखा होगा, वो लाइन यहीं पे एज इट इज छेप लेना। ठीक है, कि कभी कभी क्रोमेटिन क्लस्टर नहीं बनता है, वो क्रोमेटिड स्टेज में ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन जनरली बन जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जब सेपरेट हो जाएगा तो इसको भी आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये क्रोमेटिन क्लस्टर्स है, क्रोमेटिन क्लस्टर्स है। तो ये सारी कहानी हो गई मियोसिस 1 की। फाइनली आप देखो हुआ क्या था, पेरेंटल सेल डिप्लॉयड था, उसमें भी 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था। ध्यान रहे, अरे इधर देखो, पेरेंटल सेल डिप्लॉयड था 46 और अमाउंट था 2C, वो तो एस फेज में जाके 4C हुआ। लेकिन जब फाइनली इस पेरेंटल सेल से 2 डाउटर सेल बने मियोसिस 1 में, तो बने एक हैप्लॉइड इसको टू 23, फिर एक हैप्लॉइड इसको टू 23, लेकिन अमाउंट डीएनए का 2C रहा, इसीलिए कराना पड़ेगा मियोसिस 2। ये क्वेश्चन आएगा, मियोसिस 2 क्यों होता है, मियोसिस 2 क्यों होता है। मियोसिस 2 डीएनए के बंटवारे के लिए होता है। मियोसिस 1 क्यों होता है, क्रोमोजोम के बंटवारे के लिए होता है, और क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। मियोसिस 2 में जो भी क्रोमेट जो आगे सेल बनेगा इससे दो नो डाउट दोनों में सीसी अमाउंट ऑफ डीएनए आएगा, सॉरी 2C अमाउंट ऑफ, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है, ये मियोसिस 1 है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। क्यों रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रेड्यूस हुआ, किसके तुलना में, पेरेंट के तुलना में, पेरेंट के तुलना में। अब यहाँ क्या होगा, मियोसिस 2, अभी देखना मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर यहाँ n है और यहाँ भी n ही रहेगा, डीएनए का अमाउंट में अभी तुमको दिखा दूंगा, और ये n है, ये भी n है, ये इसका पेरेंट है मियोसिस 2 वाले का। तो यहाँ पे ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाएगा, ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाएगा। इसका मतलब ये साबित होता है रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन तो क्रोमोसोम के नंबर से लेना देना है, डीएनए के अमाउंट से लेना देना है ही नहीं। ये बात ठूस लो भेजे में, ये रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन जो वर्ड है, ये क्रोमोसोम के लेना देना, क्रोमोसोम से लेना देना है, उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये बात क्लियर है, बोलो। तो यहाँ पर फाइनली मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, साइटोकाइनेसिस 1 भी हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीटेड। अब आप क्या, इस डायग्राम का लो, इसका छोड़ दो, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम का स्लाइड लो जल्दी से, मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्या करते हैं, इस मीटिंग में हमारे पास अच्छा खासा टाइमिंग है, लेकिन इस मीटिंग को हम खत्म करते हैं और नए मीटिंग में एक साथ पूरा का पूरा डायग्राम लेते हैं, किसका, मियोसिस 2 का। और मियोसिस 2 खत्म करके मियोसिस खत्म, कुछ नहीं करूंगा मैं उसमें, मैं तुम्हारे सामने डायग्राम बनाऊंगा और तुमसे ही पूछ के सब कुछ लिखूंगा। एक लाइन बोल देता हूं मैं जाते जाते, नए मीटिंग में मिलेंगे, अभी मिलेंगे नए मीटिंग में, जाते जाते एक लाइन बोल देता हूँ, मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा होता है, खेला खत्म। मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा होता है। अब मैं तुम्हारे आंख के सामने डायग्राम बना दूंगा, इस मीटिंग को खत्म करते हैं हम, ठीक है।